अच्छा, एंडोक्राइन सिस्टम की अगर बात करें और इसकी ज़ाहिर है डेफिनेटली एनाटमी फिजियोलॉजी से ही हम लोग बात स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसमें मेनली जो है ना आपके पास ग्लैंड्स हैं। ठीक है, जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, इनका मेन काम ये होता है कि ये जो है ना वो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और कुछ केमिकल्स इनसे रिलीज़ होते हैं। ये केमिकल्स क्या करते हैं कि डिफरेंट ग्लैंड्स पर जाकर, सॉरी, डिफरेंट ऑर्गन्स पर जाकर ना बॉडी के, और डिफरेंट पार्ट्स पर ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उससे होता ये है कि ये एक तो हमारा कंट्रोल जो है ना वो नर्वस सिस्टम से होता है। ठीक है, यानी ब्रेन से। और ब्रेन जो है ना ये ग्रॉस मोटर कंट्रोल आप कह सकते हो। ठीक है ना, जैसे मूवमेंट हो गया, डाइजेशन हो गया, इस तरह की चीज़ें ना। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ना, ये फाइन कंट्रोल मेंटेन करते हैं ऑर्गन्स पे और ह्यूमन बॉडी पे। ठीक है, और एंडोक्राइन के जो मेजर ग्लैंड्स हैं वो आपके सामने हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसमें आपका हाइपोथैलेमस जो कि कंट्रोल सेंटर है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, फिर मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर, थायराइड ग्लैंड, थाइमस है, इम्यून फंक्शन मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है ये। थायराइड के साथ आपके ना, थायराइड के पीछे ही जो है ना कुछ ग्लैंड्स बने होते हैं। ठीक है, 4 छोटे छोटे डॉट्स उन्हें पैराथायराइड ग्लैंड्स कहते हैं। फिर पैंक्रियाज है, ये आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, स्ट्रेस रेगुलेशन, एनर्जी रेगुलेशन। फिर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं जिसमें टेस्टिस और ओवरीज आती हैं। ठीक है, ओवरीज ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, मेल्स में जो है ना वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं टेस्टिस। ठीक है, और की फंक्शंस क्या हैं इसके एंडोक्राइन ग्लैंड के। एंडोक्राइन मेनली जो है ना ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को, एनर्जी बैलेंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से प्रिवेंट करता है बॉडी को, ये रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल फंक्शन मेंटेन करने में हेल्प करता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, और ब्लड ग्लूकोज को। तो जो जो जिस जिस ग्लैंड का काम है ना, ये वो काम करते हैं सारे। इन्फ्लुएंसेस मूड, स्लीप एंड बिहेवियर। तो ये बात हो रही है आपके पाइनियल ग्लैंड की, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, मेलाटोनिन निकलता है ना आपके जो मीडियल लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड की, उससे। ठीक है, अच्छा, अब हार्मोन्स काम कैसे करते हैं। बेसिकली बताया कि ये ग्लैंड्स हैं यानी स्पेशलाइज सेल्स हैं जो कि कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। केमिकल्स वो जो है ना उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि ये ट्रैवल करते हैं सेल्स और ऑर्गन्स की तरफ। ठीक है, प्रोड्यूस स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, यानी इनसे क्या होता है कि फाइनली वो इफेक्ट अचीव होता है जो कि बॉडी को रिक्वायर्ड। ठीक है, मेजर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स की बात करें तो डायबिटीज़ है, थायराइडिज्म में हाइपो हाइपर है, पैराथायराइडिज्म में भी हाइपो हाइपर है। फिर कुशिंग सिंड्रोम है, एडिसन्स डिजीज़ है, पीसीओएस है यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, ग्रोथ डिसऑर्डर्स हैं, पिट्यूटरी एडिनोमा वगैरह है। ठीक है, फिर आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हैं। टाइप्स ऑफ हार्मोन्स में ये है कि जी कुछ प्रोटीन बेस्ड हार्मोन्स हैं, कुछ जो है आपके पास स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, कुछ अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स हैं इनकी। स्टीरॉयड हार्मोन से मुराद ये जैसे आपके एंड्रोजन वगैरह या एस्ट्रोजन है। ठीक है, मतलब ये वाटर सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल। ठीक है, और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में फ्रॉम ट्रायोसिन और ट्रिप्टोफैन। अच्छा, यहाँ पर टोटल 10 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, और वैसे आपके ग्लैंड्स 9 हैं, लेकिन जो 10th है वो आप कह सकते हो कि कंट्रोल सेंटर है। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है ना वो मेन आपका जो है ना वो कंट्रोल सेंटर है। ठीक है, जिसके अंदर जो है ना आपके पास ये बेस ऑफ द ब्रेन पे लोकेटेड होता है, और ये ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करता है जो कि दूसरे हार्मोन्स को या तो रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं या फिर इनहिबिट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड और मेंटेन्स होम्योस्टेसिस। ठीक है, और की हार्मोन्स क्या है इसमें। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये है जी कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन, यानी जो वो कॉर्टिसोल वाला है। ठीक है, जीएनआरएच है जी आपका
अच्छा, इसमें ना GHRH है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ना। GnRH मुझे देखना पड़ेगा, इसकी एब्रीविएशन मुझे याद नहीं आ रही। फिर सोमैटोस्टैटिन हार्मोन है, एक डोपामीन है, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो ये आपका मास्टर ग्लैंड कहलाता है, ये बिल्कुल जो है ना वो हाइपोथैलेमस के नीचे होता है, ठीक है, बेस ऑफ द ब्रेन। मेन फंक्शंस इसके क्या हैं, ये बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड वाटर बैलेंस। इसके की हार्मोन्स जो हैं वो ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन। फिर आपका ADH है जो कि एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है, ठीक है। इसकी 3 लोब्स होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल, उनसे डिफरेंट तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। मेनली जो पोस्टीरियर लोब के है ना वो ADH और ऑक्सीटोसिन है, ठीक है, और मीडियल लोब से मेलाटोनिन रिलीज होता है, और बाकी जो है ना वो आपके फ्रंटल लोब से रिलीज होते हैं इसकी। फिर पाइनियल ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड मेनली इसको स्लीप रेगुलेटर भी कहते हैं, वैसे इसको स्पिरिचुअल ग्लैंड्स में भी गिना जाता है, ठीक है ना। अवेकनिंग या स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी पाइनियल ग्लैंड का रोल माना जाता है, ये भी सेंटर ऑफ द ब्रेन में होता है। स्लीप वेक साइकिल्स को रेगुलेट करता है, सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करता है। की हार्मोन इसका मेलाटोनिन है, ठीक है। अच्छा, ये रात के टाइम मेलाटोनिन सिक्रीट करता है, रात और दिन के टाइम सेरोटोनिन, जो वेकफुलनेस हार्मोन है। फिर थायराइड ग्लैंड की बात करें, थायराइड ग्लैंड के अंदर हमारे पास जो है ना वो मेटाबॉलिज्म रेगुलेटिंग हार्मोन्स हैं। ये बेसिकली नेक के सामने होता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है, फ्रंट ऑफ द नेक। और फंक्शंस इसके क्या हैं, रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, अफेक्ट्स ग्रोथ डेवलपमेंट, मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर। की हार्मोन्स इसके 3 हैं, ट्राई आइडो थायरोनिन, और इसके अलावा जो है आपके पास थायरॉक्सिन यानी T4 और कैल्सिटोनिन। अच्छा, ये जो T3, T4 और कैल्सिटोनिन है ना, ये आपका थायराइड रिलीज करता है। जो पैराथायराइड ग्लैंड है ना, ये वो 4 छोटे छोटे डॉट्स जो थायराइड ग्लैंड की बैक में होते हैं ना, ठीक है, इनका काम है कैल्शियम और फॉस्फेट बैलेंस मेंटेन करना। तो ये जो हार्मोन्स रिलीज करता है ना, उसको कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन या फिर पैराथॉर्मोन, ठीक है। तो अब ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये काम क्या करते हैं, आने वाली पिक्चर के अंदर आप देखोगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि PTH पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज़ करता है, कैल्सिटोनिन जो है वो थायराइड ग्लैंड, और T3, T4 भी थायराइड ग्लैंड। अब ये जो TSH है ना, ये स्टिमुलेट करता है थायराइड को, ठीक है। और TSH को कौन स्टिमुलेट करता है, TRH करता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस से आता है, पीछे दिखाया ना ये वाला, ठीक है। तो TRH जो है वो अफेक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, वो TSH रिलीज कर देता है। TSH जो है ना वो थायराइड पे जाता है, तो थायराइड जो है ना वो T3, T4 रिलीज कर देता है, ठीक है। फिर आपके पास आता है जी थाइमस ग्लैंड, जो कि इम्यून सिस्टम का ग्लैंड है एक, ठीक है। ये बिहाइंड द स्टर्नम लोकेटेड है। इसका काम है टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करना, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करना। की हार्मोन्स में थाइमोसिन और थाइमोपोइटिन आता है, ठीक है। थाइम से रिलेटेड है ये, टी लिम्फोसाइट से रिलेटेड, टी लिम्फोसाइट्स को प्रोलिफरेट करने में हेल्प करता है, मैच्योर करने में। फिर एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स जो है बेसिकली अगर आप देखो ना, किडनी के ऊपर A बना होता है येलो कलर का, ठीक है, ट्रायंगल। ये करता है जी कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स रेगुलेट करना, रेगुलेट्स BP, सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस, मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। की हार्मोन्स में क्या है, कॉर्टेक्स, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टिरोन, एंड्रोजेंस, मेड्यूला, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, ठीक है, ये इसके हार्मोन्स हैं। और एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो है ना वो अफेक्ट करता है एड्रीनल ग्लैंड्स को। उससे ऊपर कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन है, यानी जो कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है। फिर पैंक्रियाज की बात करें तो ये स्टमक के पीछे लोकेटेड होती, ठीक है। ये ना ऐसे जैसे कि एक छली की तरह का ऑर्गन होता है, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज रेगुलेट करना, डाइजेशन में एड करना, क्योंकि पैंक्रियाटिक जूसेस वगैरह जो है ना वो भी GI में आपके जाते हैं, जिसमें अमाइलेज, लाइपेज है, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूसेस हैं। फिर आपका इंसुलिन बनाता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। अगर ब्लड शुगर आपकी जो है ना वो
बढ़ रही हो तो ये इंसुलिन रिलीज़ करता है, ठीक है, और अगर ड्रॉप हो रही हो तो ये ग्लूकागॉन रिलीज़ करता है, ठीक है, सोमैटोस्टैटिन भी रिलीज़ करता है ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन को बैलेंस करने के लिए। बाकी ओवरीज और टेस्टिस हैं तो इनका काम है जो है ना वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को रिलीज़ करना, ताकि ये कि जो है ना बॉडी रिप्रोडक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर सके। मेनली एग्स की प्रोडक्शन, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, इनहिबिन, रिलैक्सिन, इस तरह के हार्मोन्स जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सिक्रीट करते हैं, यानी ओवरीज, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी टेस्टिस की, तो स्पर्म प्रोडक्शन, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स डेवलप करना, ठीक है, ये सारा काम जो है वो मसल डेवलपमेंट, आवाज़ भारी हो जाना मर्दों में, ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो रोल प्ले करता है इसमें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये इनकी ना हार्मोन्स की मैंने बाकायदा हार्मोन का नाम, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इसकी टाइप क्या है और मेन फंक्शन क्या है इसका, ठीक है, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। हार्मोन कौन सा है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, किस टाइप का है, और ये इसका फंक्शन क्या है, तो ये आप पढ़ सकते हो इसको, ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने थोड़ा थोड़ा बता भी दिया है, लोकेशन भी बता दी है इनकी, काम भी इनका बता दिया है, बट एक टेबल में इसलिए दिए हुए हैं कि आपके लिए क्विक समरी में या क्विक रिव्यू के लिए ये अच्छा रहता है टेबल, ठीक है। ऊपर वैसे यही सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, क्विक रिव्यू फॉर एंटलेक्स की अगर बात करें, एक तो आपको पता होना चाहिए कि रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करते हैं। रिलीजिंग हार्मोन्स जो है ना वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। अच्छा, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, वो पिट्यूटरी से निकलते हैं। जो जितने भी ग्लैंड्स हैं ना वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिसीव करके अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ACTH जो है ना वो एड्रिनल ग्लैंड्स पर काम करेगा तो वो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ करेंगे, ठीक है। अगर TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो थायराइड पे असर करेगा तो वो ग्लैंड जो है वो थायराइड से रिलीज़ करेंगे T3 T4 और कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो इसी तरह आपको पता होना चाहिए कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलता है, उसका क्या काम है। अगर वो ज़्यादा निकलेगा तो क्या मसला होगा, अगर वो कम निकलेगा तो क्या मसला होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड द सोर्स, फंक्शन एंड एफर्ट ऑफ ईच हार्मोन फॉर एंटलेक्स सक्सेस, ठीक है। अभी हम लोग जो है ना वो इसके बेसिक डिसऑर्डर्स की तरफ आते हैं, ठीक है, जो कि आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो इनको। ज़ाहिर है डेफिनेटली जब आप MCQs करोगे यू विल रिव्यू बैक टू दिस स्लाइड। मेन डिसऑर्डर्स के अंदर ना एक तो डायबिटीज़ मेलाइटस आता है, ठीक है। डायबिटीज़ की कई टाइप्स हैं, जिनमें ये कि आपके पास टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, जुवेनाइल डायबिटीज़ है, ठीक है। जुवेनाइल होती है ज़रा यंग एज में अगर हो जाए, ठीक है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो आपकी होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ का मतलब ये है कि आपको इंसुलिन थेरेपी देनी पड़ती है ऐसी डायबिटीज़ में, ठीक है। और जो आपका टाइप 2 है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, जिसमें ओरली जो है ना वो मेडिसिन दे के, ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक्स ओरल दे के, एंटी डायबिटिक्स देकर आप मेंटेन कर सकते हो मरीज़ की जो है ना वो मैनेज कर सकते हो डायबिटीज़ को। और डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ना वो मैनेज की जा सकती, ठीक है। बाकी ये है कि मेन चीज़ जो है ना जो आपको पता होनी चाहिए कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है इनकी, ठीक है, सिम्टम्स वगैरह क्या है जनरली, सही है। अगर डायबिटीज़ की स्पेसिफिकली बात करें तो टाइप 1 जो है ना वो उसका जो कॉज है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स, यानी जो सेल्स इंसुलिन बनाते थे अगर वही डिस्ट्रॉय हो गई। और टाइप 2 का मेन रीज़न जो है ना वो रेजिस्टेंस है या फिर इंसुलिन डेफिशिएंसी, ठीक है। दोनों के जो साइंस हैं ना वो काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, लेकिन टाइप 1 में वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, ये 3 P's जो हैं वो तीनों में ही होते हैं। फटीग, ब्लड विजन, स्लो हीलिंग वुंड्स, रिकरेंट इन्फेक्शन वगैरह। डायग्नोज कैसे करते हैं, अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 126 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ रही है, या HbA1c ग्रेटर दैन 6.5 है, क्योंकि 6.5 से नीचे जो है ना वो नॉन डायबिटिक होता है, ठीक है, प्री डायबिटिक होता है, ठीक है। और मोर देन 2 आवर्स, ठीक है, हो गए हैं मरीज़ को खाना खाए हुए, फिर भी जो है ना वो ब्लड शुगर जो है वो 200 mg पर DL से ज़्यादा ही है, ठीक है। ग्लूकोज आ रही है यूरिन में, यानी ग्लूकोसूरिया हो रहा है, ठीक है। और ट्रीटमेंट तो मैंने बता दी थी इसकी, टाइप 1 में इंसुलिन थेरेपी है, टाइप 2 पे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स है। नर्सिंग मैनेजमेंट में ज़रा आप शुगर चेक करोगे इनकी, दवाइयाँ दोगे, इंसुलिन दोगे, इनको टीच करोगे डाइट,
कैसे ऑल्टर करनी है डायबिटिक डाइट। एक्सरसाइज का बोलोगे, फुट केयर एजुकेशन का बोलते हैं, क्योंकि इनके पाँव में अगर ज़ख्म हो जाए ना तो इन्हें पता नहीं चलता, ठीक है। मॉनिटर फॉर हाइपरग्लाइसीमिया। कॉम्प्लिकेशंस में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, HHNS हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, ये इसने थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा, HHKNS होता ही। रेटिनोपैथी है, नेफ्रोपैथी है, न्यूरोपैथी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ वगैरह। अगर हम बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म की तो ठीक है, जो हाइपरथायरॉयडिज्म है उसमें ज़ाहिर है आपका थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो गया है, जो हाइपोथायरॉयडिज्म उसमें अंडर एक्टिव हो गया। तो कुछ डिजीज़ हैं जैसे हैशिमोटोज थायराइडाइटिस है, आयोडीन डेफिशिएंसी है, सर्जरी, रेडिएशन, कुछ ऐसी मेडिकेशन हैं जिन्होंने थायराइड को अगर सप्रेस कर दिया तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। अगर ओवर एक्टिव हो गया तो वो ग्रेव्स डिजीज़, TNG यानी टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर, MNG मल्टी नोड्यूलर गोइटर वगैरह, थायराइडाइटिस, एक्सेस आयोडीन, इनकी वजह से हाइपर एक्टिव थायराइड भी हो सकता है। और मेनली जो हाइपोथायरॉयडिज्म में जो है ना आपके पास फटीग, वेट गेन, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया ना, कोल्ड इंटॉलरेंस, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन। जबकि हाइपरथायरॉयडिज्म में जो है ना वो वेट लॉस, हीट इंटॉलरेंस, टेकीकार्डिया, पैल्पिटेशंस, एंजाइटी, ट्रेमर्स, एक्सोपैथालमोसिस, ग्रेव्स डिजीज़ इसको कहते हैं। एक्सोपैथालमोसिस का मतलब है आंखें जो है ना वो ऐसे लगती हैं जैसे बाहर आ रही, ठीक है। और फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटीज़, डिप्रेशन वगैरह, ब्रेडिकार्डिया हाइपोथायरॉयडिज्म में। ट्रीटमेंट ये है कि जो है ना अच्छा, आपको इसके अंदर ना अगर आप लैब वैल्यूज़ कराओगे ना या डायग्नोस्टिक्स कराओगे तो हाइपोथायरॉयडिज्म में TSH बड़ा होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में TSH कम हुआ होता है। और फ्री T4 हाइपो में ड्रॉप होता है, जबकि फ्री T3 T4 बड़ा होता है हाइपर में। कोलेस्ट्रॉल इनमें बड़ा होता है क्योंकि वेट गेन हो रहा है ना हाइपोथायरॉयडिज्म वालों में। और हाइपरथायरॉयडिज्म वालों में क्या है, आप टेस्ट करवाओ ना अगर तो रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक का, ठीक है, तो वो वैल्यूज़ ज़्यादा आती हैं, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है वो लेट सपोज अगर बढ़ा हुआ है साइज़ में तो वो आयोडीन अपटेक कर लेता है, ठीक है। और ट्रीटमेंट्स की बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म में आप जो है ना वो थायरॉक्सिन देते हो, यानी लीवोथायरॉक्सिन, सिंथ्रॉइड के नाम से आती, लाइफ लॉन्ग थेरेपी चलती। जबकि अगर बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म की तो एंटी थायराइड ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे मेथमाजोल, बीटा ब्लॉकर्स अगर हार्ट रेट बहुत बढ़ रहा है जैसे प्रोपेनोलॉल, रेडियो एक्टिव आयोडीन दे सकते हो जो कि किल कर देता है थायराइड सेल्स को, सर्जरी जिसमें थायराइडेक्टमी कराई जा सकती, ठीक है। बाकी जो हाइपोथायरॉयडिज्म में अगर आपने दवाइयाँ देनी है तो वो एम्प्टी स्टमक दी जाती हैं, डेली सेम टाइम पर दी जाती हैं। रिपोर्ट साइंस ऑफ ओवरडोज, ये आपने करना होता है, ठीक है। मॉनिटर TSH T4 लेवल्स। दूसरी साइड पर आपने मॉनिटर वाइटल साइंस, यानी हाइपरथायरॉयडिज्म में क्योंकि टेकीकार्डिक हो जाता है ना मरीज़, वेट वगैरह चेक करना होता है, वेट लूज़ तो नहीं कर रहा बहुत रैपिडली। दवाइयाँ जैसे ऑर्डर करे डॉक्टर वैसे ही देते हैं। अवॉइड एक्सेस आयोडीन, यानी आयोडीन मिला नमक इनको नहीं दे सकते। रिपोर्ट फीवर, सोर थ्रोट, ग्रेन्युलोसाइटोसिस रिस्क, ETC, ठीक है। फिर जिमिक्स एडीमा, इसका सिम्टम है हाइपरलिपिडीमिया, हार्ट डिजीज़, इनफर्टिलिटी, हाइपोथायरॉयडिज्म का। हाइपर का क्या है, इसमें कॉम्प्लिकेशन होती है थायराइड स्टॉर्म। थायराइड स्टॉर्म बेसिकली ना वो अगर बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन बढ़ जाए ना हद से ज़्यादा तब होती। और एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती मरीज़ को, ठीक है। हार्ट फेलियर, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है थायराइड के मरीज़ों को, ठीक है। फिर आपके पास आ जाती है कुछ डायबिटीज़ इंसिपिडस की पहले बात कर लेते हैं क्योंकि ऊपर डायबिटीज़ की बात की है। ये बेसिकली जो है ना इसमें मेनली पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, नॉक्चूरिया और डिहाइड्रेशन होती है। सादा अल्फाज में ना ADH जो हार्मोन है ना वो नहीं रिलीज़ करता जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, या फिर किडनीज जो है ना वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही ADH को, जिसे दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल या नेफ्रोजेनिक, ठीक है। जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है, यानी या तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से नहीं हार्मोन निकल रहा या फिर नेफ्रोजेनिक है, यानी किडनीज नहीं रिस्पॉन्ड कर रही, ठीक है। फिर आपके पास पोलीयूरिया, लार्ज वॉल्यूम, पोलीडिप्सिया, ये मैंने सिम्टम्स बता दिए। अच्छा, ऐसे मरीज़ों की सीरम सोडियम बढ़ जाता है क्योंकि ज़्यादा पानी जो बॉडी से बहुत ज़्यादा जा रहा है, पीछे वाटर निकलता जा रहा है, सोडियम बचता जा रहा है। सीरम ऑस्मोलैलिटी भी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, यानी जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो वाटर कम है, सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा है। यूरिन ऑस्मोलैलिटी ड्रॉप हो जाएगी क्योंकि यूरिन डाइल्यूटेड आ रहा है, उसमें इतने सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं नहीं। वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट आप इनका करा सकते हो, ठीक है, यानी डिहाइड्रेटेड होते हैं ना ये। बाकी ऐसे मरीज़ को जो है ना वो डेस्मोप्रेसिन दिया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली
डायरेटिक हार्मोन है। नेफ्रोजेनिक हो तो लो सॉल्ट डाइट, थायराइड्स, एनसेड्स दी जा सकती। ऐसे मरीज़ों का इनटेक आउटपुट मेंटेन करना, सोडियम लेवल्स मेंटेन करना, फ्लूइड बैलेंस चेक करना, प्रिवेंट करना डिहाइड्रेशन से ज़रूरी। और कॉम्प्लिकेशंस में इनको सीवियर डिहाइड्रेशन, हाइपरनेट्रीमिया, सीजर्स और कोमा तक भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, कुशिंग्स और एडिसन्स जिस तरह से आपके पास वो है ना, क्या कहते हैं, हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म, इसी तरह अगर एड्रीनल ग्लैंड बहुत ज़्यादा हाइपर काम करने लग जाए ना, ठीक है, तो उसे हम कुशिंग्स डिजीज़ कहते हैं। ठीक है। और ये क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल अगर रिलीज़ हो जाए तो, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में लंबे अरसे के लिए, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कुशिंग सिंड्रोम। और रीज़न इसके क्या हो सकते हैं, पिट्यूटरी एडिनोमा, एड्रीनल ट्यूमर, यानी कोई ट्यूमर है या कोई ऐसा एडिनोमा है जिसकी वजह से ज़्यादा जो है ना वो स्टीरॉयड हार्मोन्स बॉडी में रिलीज़ हो रहे हैं। जबकि एडिसन्स डिजीज़ में क्या है कि आपका एड्रीनल ग्लैंड डैमेज हो गया, टीबी या इन्फेक्शन या एड्रीनल हेमरेज हो गया, एड्रीनल ग्लैंड ऑटो इम्यूनिटी की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, तो इनके सिम्टम्स आपस में ना उल्टे होते हैं। जैसे ये कि उसमें ओबेसिटी है तो इसमें वेट लॉस है, उसमें जो है ना वो आपके पास मून फेस बफलो हम्प है, ठीक है, क्योंकि ओबीज टाइप हैं। यहाँ पर क्या है, फटीग्ड है, हाइपोटेंसिव है, ठीक है, वहाँ पर हाइपरटेंसिव है। यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिक होगा, वहाँ पर हाइपरग्लाइसीमिक होगा। वहाँ पर मसल वीकनेस है, यहाँ पर फटीग है। मसल वीकनेस इसलिए हो रही होती क्योंकि इतने ज़्यादा कॉर्टिसोल में ना मसल्स फिर भी काम नहीं करते, ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना। और वहाँ पर पर्पल स्ट्राई एक सिम्टम है, ठीक है, ज़्यादा मोटापा बढ़ रहा है तो पर्पल स्ट्राई। और यहाँ पर हाइपर पिगमेंटेशन है। इनका अगर टेस्ट कराएं तो इसका कुशिंग्स वाले का 24 आवर यूरिन सलाइवा और ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें ये कि आपका जो है ना वो कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ मिलता है। इनमें हार्मोन्स में ACTH ड्रॉप हुआ होता है, ठीक है, एड्रीनल कॉज अगर हो तो, ठीक है। अगर आप ब्लड स्ट्रीम का ACTH लेवल कराओगे ना, ये देखना चाह रहे हो कि ये मास्टर ग्लैंड का इशू है या फिर एड्रीनल इशू है, ठीक है, यानी नेफ्रोजेनिक है या फिर टॉप से इशू। तो अगर ACTH ड्रॉप हुआ है तो ये एड्रीनल कॉज है। अगर आपका पिट्यूटरी कॉज है तो ACTH तो राइज हुआ होगा, यानी एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, पिट्यूटरी अगर कॉज है तो। और दूसरी साइड पर देखें, अगर जो आपका एडिसन्स डिजीज है तो उसमें कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन ड्रॉप हुआ होता है। ACTH इसमें भी बड़ा होता है, ठीक है। और हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकेलेमिया, क्योंकि एल्डोस्टेरोन ड्रॉप होने से ना सोडियम रिटेन नहीं कर पाती किडनी, ठीक है, वो बाहर निकाल देती। और सोडियम निकालती है तो पीछे पोटेशियम बच जाता है, यानी केलेमिक सिचुएशन आएगी आपके पास एल्डोस्टेरोन ड्रॉप होने से। ट्रीटमेंट्स में जो है ना वो आपके पास कीटाकोनाजोल, ठीक है, मेटाराप्रोन वगैरह सर्जरी, रेडिएशन करवाई जा सकती है अगर बहुत ज़्यादा आपके पास हाइपर एक्टिव एड्रीनल ग्लैंड्स हैं तो, ठीक है। और फंगल इन्फेक्शन वगैरह तो उसको ट्रीट किया जा सकता है। दूसरी साइड पर अगर अंडर एक्टिव एड्रीनल ग्लैंड है, यानी स्टीरॉइड्स वो नहीं प्रोड्यूस कर रहा, तो हाइड्रोकॉर्टिसोन दिया जा सकता है, ठीक है। और फ्लूड्रोकॉर्टिसोन जो कि एल्डोस्टेरोन है, ये लाइफ लॉन्ग आपकी चलती है जो मेडिकेशन वगैरह ना। और स्ट्रेस डोज स्टीरॉइड्स, ठीक है, इनको दिए जाते हैं। बाकी इनका अगर टीचिंग्स की बात करें तो दोनों में वाइटल साइंस मॉनिटर करना, स्पेशली जो आपका कुशिंग सिंड्रोम है, BP वगैरह चेक करना उसमें, क्योंकि ये हाइपर टेंसिव हो जाते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिक हो सकते हैं, तो ग्लूकोज चेक करना। ऐसे मरीज़ों को हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट देते हैं, ठीक है, क्योंकि शुगर एकदम से इनकी स्पाइक कर जाती। स्किन केयर देना, प्रिवेंट करना इन्फेक्शन को। और टीच मेडिकेशन एडेहरेंस, स्ट्रेस डोज एजुकेशन, मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट्स, वेयर मेडिकल अलर्ट ID, ठीक है, इनको पहनाया जाता है जो आपके एडिसन्स डिजीज़ वाले मरीज़ हैं, ठीक है। अगर इनकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो एक में हाइपरटेंशन है, दूसरी में शॉक है, ठीक है, एक में ऑस्टियोपोरोसिस है, दूसरी में एडिसोनियन क्राइसिस है, यानी बिल्कुल ही स्ट्रेस हार्मोन्स अगर नहीं है बॉडी में, फिर इन्फेक्शंस कॉज कर सकता है। ये जो कुशिंग सिंड्रोम वाला है, इसको इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत अगर बड़े होना तो ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं। जबकि जो दूसरी साइड पे है वहाँ पर क्या है, डिहाइड्रेशन, हाइपरकेलेमिया, क्योंकि एल्डोस्टेरोन लेवल्स ड्रॉप हुए हैं ना, ठीक है।
और साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं जो हाई स्ट्रेस सिचुएशन वाले यानी कुशिंग सिंड्रोम वालों को, ठीक है। फिर एक और कंडीशन आती है एक्रोमेगैली, सही है, जिसमें बेसिकली एक्सेस ग्रोथ हार्मोन आ रहा है ड्यू टू पिट्यूटरी एडिनोमा, यानी कोई एडिनोमा बन गया है इसका ना पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है तो ज़ाहिर है हाथ पाँव का साइज़ बढ़ जाता है, फेस की शेप चेंज हो जाती है, हेड एक, जॉइंट पेन, स्वेटिंग वगैरह। ऐसे मरीज़ों को डायग्नोज करने के लिए आप ग्रोथ हार्मोन लेवल्स करा सकते हैं, ठीक है, और IGF-1 लेवल्स करवा सकते हैं, ये भी बड़े होते हैं। और फेल्ड ग्रोथ हार्मोन सप्रेशन टेस्ट, यानी ग्रोथ हार्मोन जो है वो सप्रेस नहीं होता इनका। अच्छा, इसके लिए सर्जरी करवाई जा सकती है, सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स दिए जा सकते हैं, ऑक्टीरियोटाइड वगैरह के नाम से आती हैं, ताकि ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट किया जा सके। ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट दिए जा सकते हैं, ठीक है, ताकि ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड कर जाएं तो ग्रोथ हार्मोन अपना काम ना कर सके। रेडिएशन थेरेपी के थ्रू एडिनोमा को सप्रेस करने की कोशिश की जा सकती, ठीक है। बाकी इनके सिम्टम्स को मॉनिटर करना, मेडिकेशंस का सेफ़ यूज़ टीच करना, सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना इनको। सेल्फ एस्टीम इनकी हिल जाती क्योंकि हाथ पांव बड़े बड़े, ठीक है, फेस बड़ा बड़ा, तो नॉर्मल ह्यूमन की तरह नहीं दिखते ही। बाकी क्योंकि ग्रोथ हार्मोन बढ़ रहा है इनका, स्लीप एपनिया हो सकता है इनको, आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटिस वगैरह, ठीक है। अच्छा, कुछ एंडोक्राइन एमरजेंसीज हैं जिसमें डीके, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट है, थायराइड स्टॉर्म, एडिसोनियन क्राइसिस है। मेन सिम्टम्स डीके के तो ये हैं कि यूरिन में कीटोन्स आते हैं, ठीक है, एसिडोटिक होंगे ये, कॉस्मॉल ब्रीदिंग यानी मुंह से फ्रूटी ब्रेथ की स्मेल आती है इनके, डिहाइड्रेटेड होते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक होते हैं। अगर हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट की बात करें तो बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर हाई हो जाना, सीवियर डिहाइड्रेशन, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट साइन हो सकता है। थायराइड स्टॉर्म की बात करें तो फीवर, टेकिकार्डिया, कन्फ्यूजन, हाइपरटेंशन और स्वेटिंग है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म का काम करता है ना, तो अगर मेटाबॉलिज्म जो है ना वो मरीज़ का बहुत हाइपर हुआ होगा तो हाइपरटेंसिव होगा मरीज़, टेकिकार्डिक होगा। एडिसोनियन क्राइसिस जो है वो उसमें हाइपोटेंसिव, शॉक, वीकनेस, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपरकैलेमिया, ठीक है। मेनली इसमें ना जो जो आपके मरीज़ के मसाइल हैं उनको वैसे वैसे डील करना होता है। अब क्योंकि इसमें ब्रीदिंग इश्यूज़ आ रहे हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, तो आपको एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन देखना पड़ेगा। अगर उसको यूरिन में कीटोन्स आ रहे हैं, ठीक है, तो IV फ्लूइड्स लगाना, इंसुलिन थेरेपी स्टार्ट करना, हाइपरग्लाइसीमिया के तो इलेक्ट्रोलाइट्स को मॉनिटर करना। अच्छा, हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट में तो IV फ्लूइड्स देना, इलेक्ट्रोलाइट्स को मॉनिटर करना, इंसुलिन थेरेपी स्टार्ट करना, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करना क्योंकि ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट भी इसमें। टेकिकार्डिया, कन्फ्यूजन, हाइपरटेंशन है थायराइड स्टोम में तो कूलिंग मेजर्स हैं, बुखार है तो बीटा ब्लॉकर्स टेकिकार्डिया के लिए, एंटी थायराइड मेडिकेशंस, ठीक है, जैसे मैथमाजोल वगैरह पड़ी थी ऊपर, तो वो दे सकते हैं, सपोर्टिव केयर। एडिसोनियन क्राइसिस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन लगाना, हाइड्रोकॉर्टिसोन IV, इलेक्ट्रोलाइट्स मॉनिटर करना, IV फ्लूइड्स देना, इस तरह की चीज़ें की जा सकती, ठीक है। अच्छा, मेनली कुछ लैब वैल्यूज़ हैं, वैसे एनप्लेक्स के अंदर लैब वैल्यूज़ उन्होंने साथ दी होती, ठीक है, तो याद करने की ज़रूरत नहीं होती। मेनली ये पता होना चाहिए बढ़ेगी तो क्या होगा, कम होगी तो क्या होगा, ठीक है। जिसमें आपकी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है, ठीक है। FBS अगर बड़ी हो ना तो ज़ाहिर हाइपरग्लाइसीमिया यानी डायबिटिक हो सकता है मरीज़, ड्रॉप हुई हो तो हाइपोग्लाइसीमिया। HbA1c जो है 5.7 से लेस होना चाहिए, 5.7 से ऊपर हो तो प्री डायबिटिक होता है, 6.5 क्रॉस कर जाए तो डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है। TSH जो है वो कम होना चाहिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, मतलब इसी रेंज में होना चाहिए। फ्री T4 की बात करें तो 0.8 से 1 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। कॉर्टिसोल लेवल 6 से 23 mcg/dl, और एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन लेवल इसका 10 to 60 pg/ml, इसी तरह सोडियम का भी और पोटेशियम का भी दिया हुआ, ठीक है। तो ये वैसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, इनके ना MCQs में दी होती हैं। आने वाले दिनों में कुछ MCQ डिस्कशन करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इन्होंने यूजुअली वैल्यूज साथ दी होती, ठीक है। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि ऑलवेज असेस फॉर हाइपर सिम्टम्स ऑफ हार्मोन एक्सेस और डेफिसिट, नो प्रायोरिटी एक्शंस इन एंडोक्राइन एमरजेंसीज, टीच पेशेंट्स अबाउट लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट एंड मेडिकेशन एडहेरेंस, monitor lab values and report abnormal results, promote healthy diet, exercise and stress management। और पेशेंट एजुकेशन में आपने मेनली प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस की टीचिंग देनी होती है,
कि जैसे अगर डायबिटिक है तो डायबिटीज़ को कैसे मैनेज करें, थायराइड वाला है तो थायराइड वाला कैसे दवाइयाँ लेगा, ठीक है। जो आपकी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें DKHHS है, फिर थायराइड स्ट्रॉम है, एडिसोनियन क्राइसिस है, तो इसको कैसे डील करेगा मरीज़, ठीक है। ओवरऑल ये जो है ना आपके होते हैं मेनली जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, इनका जो रीज़न होता है समरी में वो ये है कि या तो बहुत ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस हो गया या बहुत कम है, ठीक है। या हार्मोन तो प्रोड्यूस हो रहा है मगर बॉडी उसे प्रॉपरेटली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, ठीक है। दूसरा कॉमन कॉजेज़ में ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन है, ट्यूमर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, इन्फेक्शन, स्ट्रेस, मेडिकेशंस, लाइफस्टाइल एंड डाइट है, ठीक है। और जो कॉमन इसमें असेसमेंट क्लूज हैं वो हैं जी वेट चेंज, एपेटाइट, एनर्जी में चेंज आना, मूड में, बिहेवियर में, स्किन, हेयर, नेल्स में कोई चेंज आ रहा है, स्पेशली थायराइड के केस में हीट, कोल्ड इंटॉलरेंस, चेंज इन BP, हार्ट रेट, रिप्रोडक्टिव चेंजेस, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, फिटीग वगैरह, ठीक है। नर्सिंग प्रायोरिटीज़ मेनली ये हैं कि भाई आप असेस और मॉनिटर करते हो कॉम्प्लिकेशंस के लिए, एडमिनिस्टर करते हो मेडिकेशंस एज ऑर्डर्ड, सिम्टम्स को मैनेज करते हो, प्रोवाइड पेशेंट एजुकेशन, प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल, एंश्योर फॉलो अप केयर वगैरह, ठीक है। ये आपकी ओवरऑल डायग्नोसिस हैं, ये आपकी ओवरऑल एनाटमी फिजियोलॉजी है, ठीक है। बाकी मैंने 2 पोस्ट इस पे ना बनाई हैं, कंपैरिजन चार्ट बनाया है हाइपोथायराइडिज्म का, ठीक है, थोड़ा डिटेल में। ये आप लोगों के रिव्यू के लिए है क्योंकि ये टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जो कि जो है ना डिटेल में आपको हो सकता है कि बाद में ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो ये आपके पास एक शीट आपको मिलेगी, बल्कि मिल गई होगी, जो अपना ग्रुप के अंदर मैंने बेसिक भेजी थी, बाकी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएंगी आपके मेन लिंक पर ही जो आपको ईमेल पर एक्सेस दिया हुआ है ना नोट्स का। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी, की साइन सिम्टम्स, लैब फाइंडिंग्स, कॉम्प्लिकेशंस, नर्सिंग प्रायोरिटीज़, ट्रीटमेंट, पेशेंट टीचिंग। मतलब ये है कि ये लेक्चर का सब टॉपिक है, अगर कोई इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करना चाहता हो, ठीक है, तो उसके लिए भी ये मैंने बना दिया था हाइपोथायराइडिज्म, पैराथायराइडिज्म का, ठीक है। दूसरा ये है कि यहाँ पर मेनली ना आपको ये पता होना चाहिए, ये वाली बात अक्सर औकात के इसमें आ जाती है MCQs में, या स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, जो आपका है ना लो पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है, डिक्रीजेज बोन रिजॉर्प्शन, डिक्रीजेज कैल्शियम रिजॉर्प्शन इन किडनीज, डिक्रीजेज एक्टिवेशन ऑफ विटामिन D। अगर PTH ड्रॉप होगा ना, ठीक है, तो कैल्शियम भी जो है ना वो बोन में जाना कम हो जाएगा, ठीक है। अगर PTH बढ़ेगा ना तो ब्लड से कैल्शियम बोन में मूव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यानी बेसिकली PTH का जो काम है वो ये है कि ब्लड से कैल्शियम लेके बोन में मूव कर देना, ठीक है। और दूसरी साइड पे आपने पढ़ा था कैल्सिटोनिन एक हार्मोन, कैल्सिटोनिन का काम है बोन से कैल्शियम निकाल कर, C फॉर कैल्सिटोनिन, C फॉर कैल्शियम, और B पहले आता ना, यानी बोन से कैल्शियम निकाल के कैल्सिटोनिन ब्लड में डाल देता है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस, बोन से कैल्शियम निकाल कर कैल्सिटोनिन ब्लड में मूव कर देता है, तो C और B का आपस में ना बड़ा गहरा ताल्लुक है। जबकि पैराथॉर्मोन की बात करें तो ये कैल्शियम, ठीक है ना, ब्लड से बोन में ले जाता है, ठीक है। समझ आ रही बात की, कैल्सिटोनिन बोन से ब्लड में ले आता है, और जो पैराथॉर्मोन है ये ब्लड से बोन में वापस ले जाता है। यानी बोन बिल्डिंग हार्मोन जो है वो पैराथॉर्मोन है, और बोन ब्रेकिंग हार्मोन जो है वो कैल्सिटोनिन है, ठीक है। बाकी थोड़ी डिटेल अगर आप देखना चाहो डेफिनेटली इसको देख सकते हो, ठीक है। ओवरऑल मैंने जनरली चीज़ें पढ़ाई हैं आपको इसमें, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि मैंने एक और चार्ट डेवलप किया था डायबिटीज़ पे और डायबिटीज़ की टाइप्स पे, ठीक है। बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ना वो बेसिकली इंसुलिन डिपेंडेंट वाली है, ठीक है, और टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है जो रेजिस्टेंस वाली है। गेस्टेशनल नहीं बताई थी मैंने, डायबिटीज़ इंसिपिडस बताई थी। तो ये बेसिकली ग्लूकोज इंटॉलरेंस होती है फर्स्ट, जो आपका ना प्रेगनेंसी, रिकॉग्निशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यूजुअली सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में, यूजुअली रिजॉल्व्स आफ्टर डिलीवरी बट इंक्रीजेज रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ लेटर इन लाइफ, मदर एंड बेबी, ठीक है। तो ये इसके नीचे डायबिटीज़ के पैथोफिजियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, साइन सिम्टम, ठीक है। इतनी डिटेल में वैसे एनफ्लेक्स नहीं जाता यूजुअली, ये ज़्यादातर नर्सिंग टीचिंग वगैरह तक ही रहते हैं, ठीक है। जैसे ये कि कौन सी डायबिटीज़ में कौन सी इंसुलिन देनी है, फिर इंसुलिन बनाने का टॉपिक इनका होता है कि इंसुलिन कैसे बनानी है, वो आगे हम जब इन डेप्थ फार्माकोलॉजी अलग से कवर करेंगे ना उसमें सारी चीज़ें वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। और मेन कुछ टीचिंग्स हैं जो कि मरीज़ को दी जा सकती हैं डायबिटिक वाले, जैसे ब्लड ग्लूकोज चेक करना, हाइपरग्लाइसीमिया के लिए असेस करना, सेफली मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना, डाइट पे एजुकेट करना, एक्सरसाइज पे, फुट केयर पे,
पाँव डेली इनको इंस्पेक्ट करने के लिए बोला जाता है. प्रमोट मेडिकेशन एडहेरेंस, encourage glucose self monitoring, provide emotional support, report abnormal findings promptly, coordinate care with health care team वगैरह. ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं. ठीक है. अच्छा, ये है आपकी एंडोक्राइन का ओवरऑल पर्सपेक्टिव. ठीक है, जो कि समरी लेक्चर है. इसमें वो मेन एनाटमी वाली तो नहीं बनी हुई, वही बेसिक आइडिया है कि कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, इनमें से क्या क्या रिलीज़ होता है. ठीक है, और प्रायोरिटीज़ वगैरह कुछ लिखी हुई हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो, एक तो आपके पास जो है ना वो DK, HHS, थायराइड स्टॉर्म, एडिसोनियन क्राइसिस, हाइपोकैलिसीमिया, हाइपरकैलिसीमिया वगैरह की चीज़ें लिखी हुई हैं. ठीक है. अच्छा, चौफटेक साइन बड़ा इंपॉर्टेंट अक्सर आता है टेटनी में ना, ये होता है हाइपोकैलिसीमिया का साइन है. ठीक है, ये एक अक्सर आ जाता है. तो ये 2 MCQs हैं यहाँ पर ना दिए हुए हैं. ठीक है, बेसिक MCQs हैं वैसे, लेकिन इनको पढ़ लेते हैं. A client with type 1 diabetes mellitus is confused, has fruity breath and coughs small respirations. What is the nurse's priority action? Give regular insulin, check blood glucose, start IV fluids, provide carbohydrate snack. तो रेगुलर इंसुलिन जो है ना वो टाइप 1 डायबिटीज़ में आप देते तो हो, लेकिन उसको तो कॉस्मोल रेस्पिरेशन हो रही है ना. और ब्लड ग्लूकोज आप चेक कर सकते हो, लेकिन ये कि असेसमेंट में कॉस्मोल रेस्पिरेशन ऑलरेडी दिया हुआ है. कार्बोहाइड्रेट स्नैक तो नहीं देते डायबिटिक मरीज़ को. तो स्टार्ट IV फ्लूइड्स जो है ना वो इसका ठीक है जवाब. एयरवे एंड सर्कुलेशन फर्स्ट, यानी रिस्टोर परफ्यूजन. ठीक है, तो एयरवे तो उसका ठीक है, ब्रीदिंग तो कर रहा है वो, लेकिन फ्रूटी ब्रेथ है. इट मीन्स कि उसको IV फ्लूइड्स की ज़रूरत है, वो देंगे. अच्छा, क्लाइंट विद हाइपोथायरॉयडिज्म इज प्रिस्क्राइब्ड लिवोथायरॉक्सिन. व्हाट शुड द नर्स टीच? टेक विद मील्स. अच्छा, ये एम्प्टी स्टमक लेनी होती है, टेक विद मील्स तो नहीं लेनी होती. टेक इन द मॉर्निंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक, तो बी करेक्ट है. स्टॉप मेडिकेशन इफ फीलिंग बेटर, ये स्टॉप भी नहीं कर सकते, इसको टेपर ऑफ करना होता है. टेक विद कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट्स, तो टेक आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ ये नहीं लेते, एम्प्टी स्टमक लेते हैं. ठीक है. अच्छा जी, फिर आपके पास ये तो जनरली आपको पता ही है, हाइपर फास्ट होता है, हाइपो स्लो होता है. ठीक है, और पैराथायराइड में आपको बताया लो PTH लो कैल्शियम है, यानी ये कि PTH का काम जो है ना वो बेसिकली होता है ना बोन में कैल्शियम डालना. ठीक है, तो अगर PTH कम है तो कैल्शियम लो होगा, बोन्स ब्रिटल होगी. हाई PTH है तो हाई कैल्शियम होगा. ठीक है ना, यानी बोन से जो है ना वो बोन में ज़्यादा कैल्शियम मूव करेगा तो स्टोन्स बनाएगा, बोन ज़्यादा ग्रो कर जाएंगी, ग्रोन्स, मोन्स, दर्दें वगैरह निकल आती. ठीक है, बाकी ये मैं ना आपको अलग से बताऊंगा जो मेडिकेशंस है ना इसकी, इंसुलिन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स, थायराइड मेडिकेशंस, स्टीरॉइड्स, कैल्शियम, विटामिन D, ये वो इनको कल भी कुछ डिस्कस करेंगे. दूसरा फार्माकोलॉजी की कंप्लीट सीरीज़ जो है ना वो हम एक अलग से करेंगे. ये इन लेक्चर्स के साथ जस्ट बेसिक फार्माकोलॉजी कवर कर रहा हूँ. फाइनली आपकी फार्माकोलॉजी, ये दिस इज़ व्हाट वी विल डू टुमारो. ठीक है, इसमें वैसे आपके हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से लेकर इनहिबिटर्स, रेगुलेटर्स, ड्रग्स अफेक्टिंग पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ड्रग्स, पैराथायराइड, पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड की ड्रग्स, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, तो काफ़ी ड्रग्स हैं ये, इनको हम जो है ना वो कल करेंगे. कोई क्वेश्चन सो फार किसी का इस टॉपिक में है तो वो पूछ सकता है. अभी आप लोगों के माइक्स मैंने ओपन अलाउ कर दिए हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये कहते हैं कि सर हम जो थ्योरी में पढ़ते हैं वो क्वेश्चंस में नहीं आता. तो बात ये है कि वो आपको ये तो नहीं पूछ सकते कि डायबिटीज़ के स्पेलिंग क्या है. ठीक है, ज़ाहिर है डेफिनेटली वो आपका एग्ज़ाम ले रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग का या क्लिनिकल जजमेंट का. तो अगर आप ये सोचते हो कि मैं आपको कहूँगा कि DIBETES डायबिटीज़ होता है, तो एग्ज़ाम में आएगा कि डायबिटीज़ जो है ना वो DIBETES होता है. ठीक है, या बॉडी में कितने ग्लैंड्स हैं तो आप बताओगे कि 9 ग्लैंड्स हैं. ठीक है, वो बेसिकली आपका ना सही झंझोड़ के दिमागी लेवल पर ये चेक करना चाहते हैं कि आपको सादा अल्फाज में कोई अकल मौत है कि नहीं एज अ नर्स. ठीक है, समझ रहे हो. और टू बी ऑनेस्ट वो ना आपको डॉक्टर से कम तर नहीं समझते. ठीक है, लेकिन मैं शर्तिया कहता हूँ कि आप अपने आप को डॉक्टर से कम तर, बल्कि नर्स से भी कम तर ही समझते हैं. ठीक है, तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, देखो मेहनत से नहीं घबराओ और स्टडी से नहीं घबराओ. मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि आप लोग ना अभी तक ना अपना कोई स्केजुअल नहीं डेवलप कर पाए, या कोई आप अपनी जो है ना वो
स्टडी रूटीन नहीं डेवलप कर पाए, ठीक है। और इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको टाइम भी दे देता हूँ। मैंने यही सोचा कि मैं हर मंथ के एंड पे ना, जैसे अभी ये सेकंड मंथ कंप्लीट, फर्स्ट मंथ ही कह सकते हैं कंप्लीट हुआ है, तकरीबन जून जुलाई अगस्त है ना। तो जुलाई को तो पूरी क्लासेस ज़ाहिर है चलेंगी, अगस्त में भी चलेंगी, अगस्त के एंड पर ये सेशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जून जुलाई अगस्त है ना, जून ख़त्म हो गया। तो पॉइंट ये है कि आपको हर महीने के एंड पे जो है ना, जो लास्ट वीक होगा ना, वो मैं लेक्चर रिव्यूज़ के लिए या टेस्ट वगैरह करने के लिए दूंगा। मेन मकसद जो है ना, वो मेरा आके यहाँ पे ना जो बात सामने लिखी है वो मुंह से बोल के बताना नहीं है। मेन मकसद ये है कि आप थोड़ा सा रिव्यू कर लो मेरे थ्रू लेक्चर को, ठीक है। थोड़ा सा चलो आप एक मोटिवेट हो जाते हो, आते हो क्लास में। मेन काम ना कंटेंट से ज़्यादा जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया अक्सर अपनी क्लासेस के अंदर, कि एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस है या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना प्रोसेस अपना शुरू करवाया हुआ है और उनकी अभी एलिजिबिलिटी नहीं आई, तो उन्होंने क्यू बैंक नहीं लिया हुआ, ठीक है। जैसे बूट कैंप हो गया या यू वर्ल्ड हो गया, तो चलो कोई बात नहीं, वो समझ आती है, अभी उनकी एलिजिबिलिटी नहीं आई। जिनकी आ गई हुई है उनको मैं यही अर्ज करता हूँ कि भाई अपना एटीटी अप्लाई करो, एटीटी आते सारी आप क्यू बैंक ले लें, ठीक है। ताकि ये कि आप उस पर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस वगैरह अच्छे से कर सकें। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि लो बजट में एनरोल हुए हैं, जैसे कोई 30 40 50,000 60,000 में भी एनरोल हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइम पे क्या डिस्काउंट चल रहा था। जो मिनिमम डिस्काउंट चलता रहा वो 20,000 था। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स एनरोल हुए पिछले मंथ में, ठीक है। तो ओवरऑल स्टूडेंट स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है, लेकिन पॉइंट ये है कि मियरली जो है ना, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि चाहे प्रोसेस करवा रहे हो, चाहे कम पैसों में एनरोल हो, जो पढ़ना है ना, ये आपकी आदत जो है वो डेवलप पढ़ाई करके ही होगी या टाइम मैनेज करके ही होगी। पेमेंट देने से पढ़ाई की हैबिट नहीं डेवलप होती, ठीक है। आई होप कि आपने ये चीज़ रियलाइज़ की होगी, ठीक है। दूसरा ये कि एमसीक्यूज़ के टेस्ट मैंने आज लॉन्च करना सिखाए हैं, वो एक सेपरेट रिकॉर्डिंग है, उसकी मैंने कर ली है रिकॉर्डिंग। तो उसमें यह है कि कोई इतना बड़ा, जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट आप लिंक पे टच करते हो, टेस्ट खुल जाता है, नाम एंटर करो, स्टार्ट करो तो वो स्टार्ट हो जाता है। और नोट्स का भी मैंने बता दिया कि सिंपल सा, वो भी ईमेल पे आता है लिंक, ठीक है। उस पर आप टच करो। लैपटॉप यूज़ करोगे तो ईजी होती हैं चीज़ें ओपन करनी, थोड़ी इंटरनेट अच्छा होगा तो ज़्यादा ईजी होता है ओपन करना, डाउनलोड करना, ठीक है। और अगेन दोबारा बता रहा हूँ कि नोट्स की कलेक्शन मत स्टार्ट कर दो। बुक्स की कलेक्शन की कोई एंड नहीं है, नोट्स की कलेक्शन का कोई एंड नहीं है। सिंपल आप बात है, यहाँ से आपने मेरे से ये लेक्चर लिया ना, इसको मत रिव्यू करो, मत नोट्स इकट्ठे करो। बेशक थोड़ी देर में टेस्ट लॉन्च करूँगा ना कल सुबह में, तो बस वो टेस्ट कर लो, देखो उसको टेस्ट करके उसमें कुछ मिस्टेक्स करते उसके रैशनल पढ़ लो, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन जिसने नोट्स इकट्ठे किए हुए हैं, और एक वो पर्सन जिसने नोट्स नहीं इकट्ठे किए, बस वो लेक्चर सुनता है, ये मोटी मोटी चीज़ें देखता है, और जब मैं एमसीक्यूज़ लॉन्च करता हूँ या टेस्ट लॉन्च करता हूँ वो टेस्ट कर लेता है। वो 80% बेटर तैयारी में होगा एज़ कम्पेयर टू वो पर्सन जो कि नोट्स इकट्ठे करता रहे, ठीक है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये मेरे लिए तो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रखते, ठीक है ना। ये नोट्स मेरे लिए वैल्यू ये चीज़ रखती है कि आप जो है ना क्लास में आते हो, क्लास में आके अगले दिन जब टेस्ट होता है वो टेस्ट अटैम्प्ट कर लेते हो, या क्लास मिस हो जाती तो चलो आप यूट्यूब से देख लेते हो, ठीक है। और यूट्यूब पे भी आप देखो तो आप ही देख रहे होते हो जो रियल में बच्चा एनरोल्ड है, ठीक है ना। कोई भी किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो है ना 1 घंटे का लेक्चर यूट्यूब पे जाके देखे। मैंने अक्सर बताया ये कि नो बडी गोज़ टू यूट्यूब एंड लुक्स एंड फाइंड्स 1 hour lectures and really watches them with focus or anything. Most of the students who are already enrolled, who are already doing their process, they are spending time on YouTube taking their missed lectures. ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। बाकी हम कल इसकी फार्माकोलॉजी कवर करेंगे। और फार्माकोलॉजी का मैंने ये सोचा कि मैं इसको जो है ना, हो सकता है कि अभी जुलाई चल रहा है ना, जुलाई स्टार्ट हुआ है ना, हाँ, तो हो सकता है कि मैं इसको ना लास्ट मंथ में या कोई लास्ट वीक्स के अंदर ना फार्माकोलॉजी पे कंप्लीट सेशन अलग से भी रखूँ। कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं तो हम लोग एंड करते हैं सेशन को। इंशाल्लाह कल जो है ना इसकी फार्माकोलॉजी में थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे, ठीक है। और बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। बाकी ये कि टेस्ट मैं इसका फिर जो है ना कल फार्माकोलॉजी कवर करने के बाद जो है ना लॉन्च करूँगा, ठीक है, ताकि ये कि आप लोग एक ही दफ़ा एंडोक्राइन सिस्टम और फार्माकोलॉजी दोनों का टेस्ट जो है ना वो इकट्ठा ही दे सकें, ठीक है। और वीक के एंड पे जो है ना, यानी थर्सडे इवनिंग को मोस्ट लाइकली मैं एक टेस्ट लॉन्च करूँगा, जिसमें जो है ना पिछले सारे टॉपिक भी, और ये आपका एंडोक्राइन भी, और जो आपका वो है नर्वस सिस्टम भी ऐड हो जाएगा। लेकिन वो एमसीक्यूज़ ऐसे ही होंगे 25 50 85, ठीक है। यानी ये कि जो 25 वाला है वो 25 कर ले, ठीक है,
जो न्यू जॉइनर है या जिसको लगता है कि उसका भी कॉन्फिडेंस इतना नहीं है, फोकस इतना नहीं कर पाता, तो 25 करे। 25 का रिजल्ट आता है तो उनके रैशनल पढ़े, रैशनल पढ़ के फिर एक दिन बाद 50 कर ले, उसके रैशनल पढ़ ले, एक दो दिन बाद 85 कर ले। तो मतलब पॉइंट ये है कि मेरे पास MCQs की कमी नहीं है, टेस्ट की कमी नहीं है, वो लिए जा सकते हैं, बट आपको जो है ना वो स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि अगर किसी ने अपना पर्सनलाइज स्केजुअल बनाना है तो वो मुझे मैसेज कर लो ग्रुप में या वैसे DM कर लो, ताकि मैं आप लोगों की जो है ना लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली आपका एक बना दूँ जो है ना वो स्केजुअल। फॉलो तो डेफिनेटली करना एक अलग बात है, लेकिन कम से कम आपके पास अगेन कलेक्टेड बना पड़ा तो हो ना, ठीक है, कि हाँ जी मेरे पास मेरा स्केजुअल पड़ा हुआ है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल जो है ना वो हम लोग मिलते हैं फार्माकोलॉजी की क्लास में। टेक केयर जी।